हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी और आज हम इशू ऑफ डिबेंचर्स का एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो पहले तो ये कोलेटरल सिक्योरिटी समझ लेते हैं कि होता क्या है, ठीक है। फिर इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए, मान लीजिए कि आपकी एक इंडस्ट्री है और आपको बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लोन की रिक्वायरमेंट है। तो आप जाते हैं एचडीएफसी बैंक के पास और वहां पे जो बैंक ऑफिसर है उससे मिलते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई मुझे लोन चाहिए। तो बैंक ऑफिसर आपसे पूछता है कितना, आप बोलते हैं 5 लाख रुपए। तो बैंक ऑफिसर आपसे बोलता है कि ठीक है, मगर अब ये बताइए कि आप मॉर्गेज में हमको क्या देंगे। तो आप बोलते हैं कि भाई मॉर्गेज में देने के लिए हमारे पास फैक्ट्री बिल्डिंग है, ये हम आपको दे देंगे। तो बैंक ऑफिसर बोलता है ठीक है भाई, चलेगा, इसके अलावा और क्या देंगे। तो आप बोलते हैं इसके अलावा मतलब। तो बैंक ऑफिसर बोलता है देखिए, जो आप मॉर्गेज में दे रहे हैं, जो फैक्ट्री बिल्डिंग है, इसके अपार्ट आपको एडिशनल सिक्योरिटी के लिए कुछ और भी देना पड़ेगा। तो आप बोलते हैं भाई यही है जो है मेरे पास, फैक्ट्री बिल्डिंग है, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो बैंक ऑफिसर बोलता है नहीं, आपको कुछ तो एडिशनल सिक्योरिटी के लिए देना पड़ेगा। तो आप बोलते हैं हाँ, एक चीज मेरे पास है, मेरे पास डिबेंचर्स हैं, हमारी कंपनी के डिबेंचर्स हैं, वो मैं आपको दे सकता हूं। तो बैंक ऑफिसर बोलता है हाँ ठीक है, डिबेंचर्स चलेगा। तो आप डिबेंचर्स जो हैं वो हमको एडिशनल सिक्योरिटी के लिए दे दीजिए। तो ये जो एडिशनल सिक्योरिटी के लिए आप उनको एडिशनल एसेट्स दे रहे हैं, जो कि यहां पे क्या है, डिबेंचर्स आपके, उसको हम बोल रहे हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। क्या बोल रहे हैं उसको? कोलेटरल सिक्योरिटी। आई बात समझ में? तो यहां पे ध्यान रखिएगा, बैंक को आप डिबेंचर्स एक नॉर्मल वे में इशू नहीं कर रहे हैं। देखा जाए तो क्या हो रहा है, आप मॉर्गेज के लिए डिबेंचर्स दे रहे हैं, एडिशनल सिक्योरिटी के लिए आप डिबेंचर्स दे रहे हैं। आप बैंक को डिबेंचर इशू नहीं कर रहे हैं। इट इज नॉट अ नॉर्मल इशू। ये तो बस लोन के एवज में आप दे रहे हैं उनको, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। उन डिबेंचर्स पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। आपको जो इंटरेस्ट देना है वो किस पे देना है? लोन अमाउंट पे। मान लीजिए आपने 5 लाख का लोन लिया और उसके एवज में आपने सिक्योरिटी के लिए 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स दे दिए। तो ये 10 लाख के डिबेंचर्स पे आपको इंटरेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो लोन लिया हुआ है उनसे, उस लोन पे ही केवल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर? ठीक है। तो ये एडिशनल सिक्योरिटी जो हम जिसके लिए हम डिबेंचर दे रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। इज इट क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक। अब एक काम करते हैं, सीधे आते हैं इसकी अकाउंटिंग पे कि इसको किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। तो चलिए देखिए, अभी जैसे मैंने बताया आपको कि आपने लोन लिया, तो लोन के एवज में पहले आपने क्या दिया? बिल्डिंग दी। तो जो बिल्डिंग आपने दी उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सिक्योरिटी। उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सिक्योरिटी। और जो एडिशनल दे रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलो अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। Arihant Limited secured a loan of rupees 1,60,000 from Punjab National Bank, issuing 2,009% debentures of rupees 10 each as collateral security.
हाउ विल यू शो इशू ऑफ डिबेंचर इन दी बैलेंस शीट। अब यहां पे दो चीजें दी हुई हैं, विदाउट पासिंग जर्नल एंट्रीज और व्हेन जर्नल एंट्रीज पास्ड। तो इसको रिकॉर्ड करने के दो तरीके होते हैं, एक जर्नल एंट्रीज की हेल्प से और दूसरा विदाउट जर्नल एंट्री के। तो दोनों तरीके हम यहां पे देखने वाले हैं, ठीक है। पहला मेथड विदाउट पासिंग जर्नल एंट्री, कोई जर्नल एंट्री होगी ही नहीं डिबेंचर्स को लेके, ध्यान रखिएगा मैं लोन को लेके नहीं बोल रहा हूं, लोन जो लिया उसकी एंट्री तो सेपरेट इशू हो गया। अभी राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिबेंचर, अकाउंटिंग ऑफ डिबेंचर्स व्हेन इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है। तो अब जर्नल एंट्री है ही नहीं, आप बोलेंगे सर अब जर्नल एंट्री पास ही नहीं करनी है तो फिर रिकॉर्डिंग की बात ही नहीं आती है, फिर तो कुछ भी नहीं करना है। आपका कहना बिल्कुल सही है, कुछ भी कोई भी जर्नल एंट्री हम पास नहीं करेंगे, मगर उसको बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोज किया जाना है ये बात तो मालूम होनी चाहिए। तो हाउ टू डिस्क्लोज इन बैलेंस शीट, वो चीज हमको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है और ये फर्स्ट मेथड के अंदर आपकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट के फॉर्मेट में जैसे कि आपको मालूम है बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो आपको मालूम है, यहां पे क्या लिखते हैं सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज, है ना। यहां पे हमको शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल वगैरह नहीं लिखना है, बिकॉज राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिबेंचर्स, ओनली डिबेंचर्स, ठीक है। तो ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखा, फिर उसके बाद नीचे आया नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज। अब ये नॉन करेंट लायबिलिटीज के बाद आ जाता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में मैं नोट डाल देता हूं, नोट 1, अमाउंट है 1,60,000। जैसे कि आपको मालूम है कि बैलेंस शीट में डिस्क्रिप्शंस नहीं रहते हैं, डिस्क्रिप्शन के लिए हमको रेफर करना पड़ता है नोट टू अकाउंट्स में, है कि नहीं। तो इसके बाद हम नोट टू अकाउंट्स का फॉर्मेट बनाएंगे, इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का डिस्क्रिप्शन देखेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो है इसका यहां पे हम डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं। तो ये लोन कहां से लिया हुआ है, लोन फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक, कितना लिया हुआ है 1,60,000, ये लिखा। बस अब यहां पे स्टोरी स्टार्ट होती है, ये तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं किया हमने, इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखा, नॉन करेंट लायबिलिटी लिखा, फिर हमने लिखा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो कि हमने पंजाब नेशनल बैंक से लिया हुआ 1,60,000। इसकी डिटेल्स आपको नोट टू अकाउंट्स में देखने मिल गई कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स किससे ली गई है, पंजाब नेशनल बैंक से लिया गया है 1,60,000, है ना। अब इसी के नीचे हमें ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ेगा सिक्योर्ड बाय issuing 2,009% debentures of ₹10 each, ठीक है, as collateral security, ठीक है, secured by issuing 2,009% debenture of ₹10 each as collateral security। बस डन है, सिंपल, वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है, केवल इतना याद रखना है कि इसका प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए
और ये याद कैसे होगा? याद तभी होगा जब इसी क्वेश्चन को एक बार आप खुद से ट्राई करेंगे और फिर होमवर्क के भी जो क्वेश्चन हैं उनको भी ट्राई करेंगे, क्योंकि कुछ है नहीं, केवल प्रेजेंटेशन याद रखना है, ध्यान में रखना है, ताकि एग्जाम में पूछा जब जाएगा तो हमको बनना चाहिए। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है। तो क्या किया, सबसे पहले एग्जाम में यदि आता है तो फटाफट हमने क्या किया, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया, नोट टू अकाउंट्स का फॉर्मेट बनाया। बिल्कुल, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं तो सिंपल सी बात है, हेडिंग आपको मेन हेडिंग मालूम है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, सब हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटी, फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। हाँ, क्वेश्चन में यदि लिखा हो कि ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग है तो फिर करंट लायबिलिटी कर दीजिएगा और शॉर्ट टर्म बोरोइंग कर देंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा, बेवजह नहीं, ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ गया। अब ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का क्या डिस्क्रिप्शन है वो कहां देखने मिलेगा? नोट टू अकाउंट्स में देखने मिलेगा। नोट टू अकाउंट्स में आ जाएंगे, वही हेडिंग नीचे लिखना पड़ेगा हमको, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, वो कहां से लिया गया है, किस बैंक से लिया गया है वो लिख दिया, लोन फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक। नीचे खाली ब्रैकेट में हमको बताना पड़ेगा कि इस लोन के एवज में हमने डिबेंचर इशू किए हुए हैं, कितने किए हुए हैं, कितने का एक डिबेंचर है, वो पूरी डिटेल यहाँ पे रहेगी। जैसे कि अभी लिखा हमने, सिक्योर्ड बाय इशूइंग 2009% डिबेंचर ऑफ ₹10 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। डन। ठीक है, क्लियर है? वेरी सिंपल। तो दिस इज अवर फर्स्ट मेथड, तो इसको फटाफट से आप नोट डाउन करें, तो फिर हम सेकेंड मेथड देखते हैं। ठीक है, लेक्चर को आप पॉज कर सकते हैं नोट डाउन करने के लिए। ठीक है, फिलहाल हम एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड मेथड देख लें। चलो, ये आपका सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड के लिए ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में क्या लिखते हैं बताइए फटाफट। सबसे पहले वो सारी चीजें सेम रहेंगी, बिल्कुल सिंपल है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। फिर हम लिखेंगे नॉन करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, नॉन करेंट लायबिलिटीज। और फिर क्या लिखा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बोरोइंग्स कितना है, 1,60,000। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे नोट नंबर डाल दिया, नोट नंबर 1, और फिर आ गया नोट टू अकाउंट्स का फॉर्मेट। नोट टू अकाउंट का फॉर्मेट भी बिल्कुल सिंपल है। हमें सबसे पहले यहाँ लिखना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और फिर नीचे हमने लिखा लोन फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक, कितना, 1,60,000। ठीक है, हाँ, अब ध्यान देंगे। हाँ, दूसरा मेथड है क्या, क्या बोलता है दूसरा मेथड, व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ड। तो जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, तो जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, सबसे पहली बात तो ये आती है, देखिए यहां पे एंट्री क्या होगी, यहां पे एंट्री होगी, ध्यान देना अच्छे से, डिबेंचर सस्पेंस, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर है, 9% डिबेंचर। अमाउंट भी लिखा जाएगा, जगह कम है तो यहां मैं अमाउंट नहीं लिख पा रहा हूं, तो यहां हम क्या लिखेंगे, 2000 इंटू 10, कितना हो गया, 20,000। तो 20,000 हमने यहां लिख दिया, 20,000। ठीक है, ये 20,000। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, ये है आपकी जर्नल एंट्री। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो फिर अब देखते हैं कि इसको यहां पे कैसे लिखेंगे। बहुत ही सिंपल है, आप यहां पे क्या इश्यू कर रहे हैं, इसी के नीचे आप लिखेंगे 2009% डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। कितने के हैं, 20,000 रुपए के हैं, है कि नहीं, ये मैंने लिखा 20,000। ठीक है, और फिर नीचे लिखा लेस डिबेंचर, डिबेंचर सस्पेंस,
क्या लिखा, डिबेंचर सस्पेंस, कितना, 20,000, ये टन, कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा, हो गया। क्या किया हमने यहाँ पे डिबेंचर्स लिखे और डिबेंचर्स के बाद वो डिबेंचर सस्पेंस इसमें से माइनस कर दिया, खत्म। ठीक है, ये है आपका मेथड 2। तो एग्जाम में आएगा तो डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट आएगा, देख लीजिएगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विद जर्नल एंट्री दिया है या विदाउट जर्नल एंट्री दिया है। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो बेहतर है कि आप विदाउट जर्नल एंट्री कर लें। ठीक है, तो उसमें आपको जर्नल एंट्री भी नहीं करनी पड़ेगी अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछ रहा है तो। ठीक है, क्लियर है। तो क्या किया हमने, एक बार पूरा रिपीट कर रहा हूं मैं। मेथड 1 में जहां पे जर्नल एंट्री पास नहीं करनी रहती है वहां पे आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है, नोट टू अकाउंट्स का फॉर्मेट बनाना है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर हेडिंग डालेंगे क्या, नॉन करंट लायबिलिटी, फिर क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जितना भी आपने बोरो किया है उतना अमाउंट लिख देंगे और नोट नंबर डाल देंगे। फिर नीचे आइए नोट टू अकाउंट्स में, तो हमने क्या लिखा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिखा, लोन किससे लिया हुआ है, किस बैंक से लिया हुआ है वो मेंशन कर देना, लोन फ्रॉम पीएनबी, लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक, लोन फ्रॉम कैनरा बैंक, व्हाटएवर, वो मेंशन किया, अमाउंट लिखा और नीचे फिर डिस्क ब्रैकेट में आपने लिख दिया है ना, सिक्योर्ड बाय इशूइंग डिबेंचर्स, और जो भी इसकी डिस्क्रिप्शन है, कितने डिबेंचर दे रहे हैं, कितने का एक डिबेंचर है, वो पूरी इंफॉर्मेशन देके ब्रैकेट क्लोज किया, डन। आई बात समझ में। मेथड 2 में क्या करना है, मेथड 2 में जनरल एंट्रीज वेरी सिंपल, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स -% डिबेंचर्स। ठीक है, और फॉर्मेट में क्या रहेगा, पहला बैलेंस शीट का फॉर्मेट सेम है, नोट टू अकाउंट्स में भी बाकी सारी चीजें सेम है, नीचे केवल हमको क्या करना है, जो भी डिबेंचर्स हम इश्यू कर रहे हैं वो डिबेंचर्स लिखा, उसका अमाउंट लिखा और लेस करके क्या कर दिया, डिबेंचर सस्पेंस माइनस करके, खत्म, वेरी सिंपल। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, खुद से एक बार कीजिए, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे हम खत्म करते हैं, अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, बाय बाय।